हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कॉकरोच के स्केलेटन के बारे में, यानी कि कॉकरोच में जो बाह्य कंकाल होता है, अंतः कंकाल होता है, उसके बारे में, तथा कॉकरोच की जो बॉडी वॉल होती है, उसकी देह भित्ति जो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में। जो कॉकरोच का स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्केलेटन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्केलेटन ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है कैसा, एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। एक तो एक्सोस्केलेटन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एंडोस्केलेटन होता है। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, ये हो गया बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, दूसरा हो गया एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल। अब जो कॉकरोच का बाह्य कंकाल होता है, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एंड एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एक्सोस्केलेटन। अब जो कॉकरोच का बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। कॉकरोच का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन युक्त क्यूटिकल्स का बना होता है। अब ये जो काइटिन युक्त क्यूटिकल, यानी कि इसमें अंदर जो काइटिन की प्लेट्स पाई जाती है उनको स्क्लेराइट्स बोलते हैं। जो काइटिन की प्लेट्स पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कॉकरोच का बाह्य कंकाल काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, कॉकरोच का बाह्य कंकाल काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। अब ये जो काइटिन युक्त प्लेट्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इन काइटिन युक्त प्लेट्स को स्क्लेराइट्स बोलते हैं। इन काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है, मतलब इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर काइटिन की प्लेट्स पाई जाती हैं। काइटिन्स की क्या पाई जाती हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं। अब ये जो काइटिन युक्त प्लेट्स होती हैं, काइटिन युक्त प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। स्क्लेराइट्स बोलते हैं। मैंने क्या बताया कि जो कॉकरोच होता है उसका बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। काइटिन की बहुत सारी प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। अब ये जो काइटिन की जो प्लेट्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्क्लेराइट्स में 4 प्लेटें पाई जाती है। अब ये जो काइटिन युक्त प्लेट्स होती है कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कितनी, ये जो स्क्लेराइट्स होती हैं इनमें 4 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। स्क्लेराइट्स में 4 प्लेटें पाई जाती हैं, यानी कि जो स्क्लेराइट्स होता है वो 4 प्रकार की प्लेटों से बना होता है, जो कैसी होती हैं, काइटिन युक्त होती हैं। तो स्क्लेराइट्स में 4 प्लेटें पाई जाती हैं। स्क्लेराइट्स में 4 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, 4 प्लेटें पाई जाती हैं। निम्न 4 प्लेटें पाई जाती हैं। निम्न 4 प्लेटें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्लेटें पाई जाती हैं, जो स्क्लेराइट्स होता है उनमें क्या होते हैं, 4 प्लेटें पाई जाती हैं। कौन सी, एक टर्गम होती है, स्टर्नम होती है, और थर्ड जो होती है प्लूरोन होती है। एक होती है टर्गम या जिसको नोटम भी बोल सकते हैं, दूसरी जो होती है वो स्टर्नम होती है, और तीसरी जो होती है वो प्लूरोन होती है। प्लूरोन प्लेट, टर्गम प्लेट होती है, स्टर्नम प्लेट होती है, तथा तीसरी जो होती है प्लूरोन प्लेट होती है। अब ये जो टर्गम प्लेट होती है ये पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। टर्गम कौन सी सतह पर होती है, पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है। पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है। जो स्टर्नम होती है ये कौन सी सतह पर प्रेजेंट होती है, अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है। ये अधर सतह पर प्रेजेंट होती है।
अधर सतह पर प्रेजेंट होती है, और जो ये प्लूरोन प्लेट होती है ये इनके पार्श्व सतह पर प्रेजेंट होती है। कौन से तलों पर प्रेजेंट होती है? पार्श्व सतह पर प्रेजेंट होती है, पार्श्व सतह पर प्रेजेंट होती हैं। मैंने क्या बताया, स्क्लेराइड्स में कितनी प्लेटें होती हैं? 4 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट होती है पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है, एक प्लेट जो होती है स्टर्नम ये जो अधर सतह पर स्थित होती है, जो लास्ट जो प्लूरोन होती है वो दोनों तरफ क्या होती है? पार्श्व में प्रेजेंट होती है। यानी कि प्लूरोन कितनी होती है? 2 होती हैं। तो यानी कि जो इसका जो स्क्लेराइड्स होता है, बाह्य कंकाल में जो काइटिन की प्लेटें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? टर्गम होती है, स्टर्नम होती है, प्लूरोन होती है। टर्गम जो होती है पृष्ठ सतह पर होती है, स्टर्नम जो होती है अधर सतह पर होती है, तथा जो प्लूरोन होती है वो दोनों तरफ पार्श्व में जो पार्श्व सतह होती है वहां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये अपन ने एक्सोस्केलेटन की बात कर ली कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है? काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। जो काइटिन की प्लेटें जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और वो स्क्लेराइड्स में जो 4 प्रकार की प्लेटें होती है, फिर जो 4 प्लेटें होती हैं वो कौन सी होती है? टर्गम होती है, स्टर्नम होती है तथा प्लूरोन होती है। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। तो सेकंड हेडिंग लगाते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन। अब जो एंडोस्केलेटन होता है वो किस प्रकार से बनता है? क्या होता है कि क्यूटिकल जो होती है ये शरीर के सिर्फ बाह्य कंकाल का ही निर्माण नहीं करती है, बल्कि ये कई स्थानों पर भीतर प्रवेश कर एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जो क्यूटिकल होती है वो क्या करती है? कई जगहों पर अंदर की तरफ धंस जाती है और किसका निर्माण करती है? एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। तो इसमें अपन पॉइंट लिखते हैं कि क्यूटिकल न केवल शरीर का बाह्य कंकाल बनाती है, क्यूटिकल न केवल शरीर का बाह्य कंकाल बनाती है, बाह्य कंकाल बनाती है, बल्कि यह क्या करती है? अंदर की तरफ धंसकर एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। बल्कि यह कई स्थानों पर भीतर प्रवेश कर बल्कि यह कई स्थानों पर अंदर प्रवेश कर एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। एंडोस्केलेटन जो अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। यानी कि एंडोस्केलेटन का निर्माण भी कौन करती है? क्यूटिकल ही करती है। ये क्या करती है? कई जगहों पर क्या होती है? अंदर प्रवेश कर जाती है और वहां पर क्या करती है? एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। अब सिर का जो एंडोस्केलेटन होता है उसको टेंटोरियम कहते हैं। सिर के एंडोस्केलेटन को टेंटोरियम कहते हैं। जो सिर का एंडोस्केलेटन होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंटोरियम बोलते हैं। सिर के एंडोस्केलेटन को क्या बोलते हैं? टेंटोरियम बोलते हैं। ये अपन ने बात कर ली किसके? एंडोस्केलेटन की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ यही चीज है कि क्यूटिकल ही किसका निर्माण करती है? एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। और जो सिर का जो एंडोस्केलेटन होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंटोरियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉडी वॉल की। कॉकरोच की जो देह भित्ति होती है उसकी बात करते हैं कि उसके अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की देह भित्ति। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की देह भित्ति। कॉकरोच की देह भित्ति यानी कि उसकी बॉडी वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी बॉडी वॉल जो होती है किस प्रकार की होती है। कॉकरोच की बॉडी वॉल 3 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? एक क्यूटिकल स्तर होता है, दूसरा जो होता है हाइपोडर्मिस होता है, तीसरा जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट से मिलकर कॉकरोच की क्या बनी होती है? बॉडी वॉल बनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि कॉकरोच की बॉडी वॉल 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे पहले लिखते हैं कॉकरोच की बॉडी वॉल 3 स्तरों की बनी होती है।
3 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं इसके अंदर? एक जो होता है, पहला स्तर जो होता है क्यूटिकल, दूसरा स्तर जो होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, और तीसरा स्तर जो होता है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर क्या बनी होती है? कॉकरोच की जो बॉडी वॉल होती है वो बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्यूटिकल की, तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं क्यूटिकल। सबसे पहले आ जाएगी क्यूटिकल। ये बॉडी वॉल की क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। क्यूटिकल जो होती है बॉडी वॉल की सबसे बाहरी परत होती है। मोटा, ये क्या होता है? क्यूटिकल जो होती है मोटी व निर्जीव लेयर होती है। कैसी होती है? मोटी व निर्जीव लेयर होती है। अगर बाहर से, अगर क्यूटिकल की अपन बात करें तो क्यूटिकल में भी 3 लेयर और प्रेजेंट होती हैं। मैंने बताया कि जो क्यूटिकल होती है सबसे बाहरी लेयर होती है तथा निर्जीव लेयर होती है, लेकिन क्यूटिकल खुद भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? एपिक्यूटिकल होती है, एक्सोक्यूटिकल होती है और एंडोक्यूटिकल होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं कि ये क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। यह है सबसे बाहरी परत होती है। नेक्स्ट, यह मोटी तथा निर्जीव परत होती है। मोटी तथा निर्जीव परत होती है। इसके अंदर भी 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। क्यूटिकल के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ इन स्तरों की बात करें, बाहर से अंदर की तरफ क्यूटिकल के जो 3 स्तर होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ क्यूटिकल के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होगा वो कौन सा होगा? एक्सोक्यूटिकल होगा, यानी एपीक्यूटिकल होगा। बीच में जो होगा वो कौन सा होगा? एक्सोक्यूटिकल। और जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा वो होगा एंडोक्यूटिकल। सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगा वो होगा एपीक्यूटिकल। फिर जो बीच में प्रेजेंट होगा वो होगा एक्सोक्यूटिकल। और जो थर्ड, जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा क्यूटिकल में, जो लास्ट लेयर होगी क्यूटिकल की, वो कौन सी होगी? एंडोक्यूटिकल। तो अंदर की साइड कौन सा प्रेजेंट होगा? एंडोक्यूटिकल प्रेजेंट होगा। क्यूटिकल क्या होता है? सबसे बाहरी परत होता है और उसके अंदर भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाह्य स्तर जो होता है एपिक्यूटिकल होता है, उसके बाद में एक्सोक्यूटिकल होता है और उसके बाद में कौन सा लेयर पाया जाता है? एंडोक्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहले बात करते हैं एपिक्यूटिकल के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं एपीक्यूटिकल। क्यूटिकल का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहर की तरफ पाए जाने वाला परत होती है वो होती है एपीक्यूटिकल। सबसे बाहरी एवं पतला स्तर होता है। ये काइटिन रहित होता है, यानी कि ये काइटिन का बना हुआ नहीं होता है, काइटिन रहित होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, ये सबसे बाहरी तथा पतला स्तर होता है। सबसे बाहरी तथा पतला स्तर होता है। सबसे बाहरी तथा पतला स्तर होता है। नेक्स्ट क्या बताया, क्या होता है? सबसे बाहरी तथा पतला स्तर होता है तथा काइटिन युक्त नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर काइटिन प्रेजेंट नहीं होता है, ये काइटिनियस नहीं होता है। यह काइटिन रहित स्तर होता है। यह काइटिन रहित स्तर होता है, इसके ऊपर काइटिन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर बाहर की तरफ मोम की एक महीन परत पाई जाती है जो इसे जल अवरोधी बनाती है, यानी कि इसके ऊपर काइटिन नहीं पाया जाता है, इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? मोम की एक परत पाई जाती है, यानी कि मोम की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इसे जल अवरोधी बनाती है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मोम की
एक पतली परत पाई जाती है, मोम की एक पतली परत पाई जाती है जो इसे क्या बनाती है, जल अवरोधी बनाती है, जो इसे जल अवरोधी बनाती है। यानी कि जल को अंदर आने से रोकती है। जो इसके ऊपर बाहर जो मोम की परत पाई जाती है वो इसे क्या बनाती है, जल अवरोधी बनाई जाती है। काइटिन की लेयर नहीं पाई जाती है, मोम की लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे क्या होते हैं, इस पर संवेदी सूख पाए जाते हैं। ये जो एपिक्यूटिकल होता है इसके ऊपर संवेदी सूख पाए जाते हैं और इन सूखों का श्रावण जो होता है, यानी कि इन सूखों का श्रावण कौन करता है, ट्राइकोजन सेल्स द्वारा किया जाता है। इस पर संवेदी सूख पाए जाते हैं, इस स्तर पर संवेदी सूख पाए जाते हैं, सूख पाए जाते हैं, जिनका श्रावण कौन सी सेल करती हैं, जो ट्राइकोजन सेल्स होती हैं। ट्राइकोजन सेल्स क्या करती हैं, संवेदी सूखों का श्रावण करती हैं। इनका श्रावण ट्राइकोजन सेल्स द्वारा किया जाता है। ट्राइकोजन सेल्स द्वारा किया जाता है। ये अपन ने किसकी बात करी, एपिक्यूटिकल की बात करी। क्या होती है, काइटिन की लेयर नहीं होती है, इनके ऊपर किसकी लेयर प्रेजेंट होती है, मोम की लेयर प्रेजेंट होती है और ट्राइकोजन सेल जो होती है इनके ऊपर संवेदी सूखों का श्रावण करती हैं। सेकंड अगर अपन लेयर की बात करें, क्यूटिकल की जो दूसरी लेयर बताई थी वो बताई थी मैंने एक्सोक्यूटिकल, तो उसके बारे में लिखते हैं, तो हेडिंग लगाते हैं एक्सोक्यूटिकल। सेकंड हो जाएगी एक्सोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल मैंने बताई थी बाह्य लेयर होती है, फिर बाहर से अगर अंदर की तरफ आते हैं तो दूसरी लेयर जो होती है वो एक्सोक्यूटिकल की होती है। ये क्या होती है, काइटिन की बनी होती है तथा मध्यवर्ती स्तर होता है। एक्सोक्यूटिकल में मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, मिलेनिन नामक वर्णक। जो वर्णक होता है ये वर्णक क्या करता है, कॉकरोच का कलर कैसा होता है, चमकीला भूरा रंग होता है। वो किसके कारण होता है, ये जो मिलेनिन नामक वर्णक एक्सोक्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होता है उसी की वजह से कॉकरोच का कलर कैसा होता है, चमकीला भूरा रंग होता है। मिलेनिन वर्णक क्या होते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो जो मिलेनिन होता है उसकी वजह से कॉकरोच का रंग कैसा होता है, चमकीला भूरा होता है। तो एक्सोक्यूटिकल क्या हो गया, मध्यवर्ती स्तर होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा, ये कैसा स्तर होता है, मध्यवर्ती स्तर होता है। काइटिन युक्त होता है, काइटिन युक्त स्तर होता है। इस स्तर में मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है जिससे कॉकरोच का कलर, कॉकरोच का रंग कैसा होता है, चमकीला भूरा होता है, चमकीला भूरा होता है। तो मिलेनिन वर्णक जो होता है किसमें पाया जाता है, एक्सोक्यूटिकल में पाया जाता है, जो कॉकरोच को रंग प्रदान करने का काम करता है। लास्ट जो लेयर होती है वो एंडोक्यूटिकल होती है, सबसे भीतरी तथा सबसे मोटी परत होती है और ये भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कुछ मिलेनिन के वर्णक एंडोक्यूटिकल में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ मिलेनिन वर्णक किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्यूटिकल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड हो जाएगी एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल सबसे भीतरी व मोटी परत होती है, यह सबसे भीतरी व मोटी परत होती है तथा क्या होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन युक्त स्तर होता है। क्या होता है, सबसे भीतरी तथा सबसे मोटी परत होती है एंडोक्यूटिकल, और क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। कुछ मिलेनिन के वर्णक भी एंडोक्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने किसकी बात कर ली, क्यूटिकल की बात कर ली।
मैंने बताया कि कॉकरोच का जो बॉडी वॉल होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और थर्ड जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अपन ने सबसे पहले क्यूटिकल स्टार्ट किया था। क्यूटिकल के अंदर भी 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, वो जो होती हैं एपिक्यूटिकल होती है, एक्सोक्यूटिकल होती है तथा एंडोक्यूटिकल होती है। अब अपन बात करते हैं जो दूसरी जो लेयर होती है, सेकंड हाइपोडर्मिस, यानी कि कॉकरोच की बॉडी वॉल में जो दूसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस लेयर होती है। हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी, मतलब एकल परत होती है। ये क्या होती है, स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी एक हरी परत होती है और इसकी कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं मेम्ब्रेनस ग्लैंड्स में, यानी कि हाइपोडर्मिस की जो कुछ एक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं तथा क्यूटिकल का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं, क्यूटिकल का। क्यूटिकल का स्रावण कब करती हैं, जब इसमें मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है। कॉकरोच के अंदर जब त्वचा का निर्मोचन होता है, मोल्टिंग हो रही होती है, तो उस समय जो नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी, यह है स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी, स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी, कोशिकाओं की बनी एक हरी परत होती है। यानी कि जो हाइपोडर्मिस होती है ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट मैंने बताया कि इनकी कुछ कोशिकाएं ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसकी कुछ कोशिकाएं, इसकी कुछ सेल्स ग्रंथिल कोशिकाओं में, ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, क्यूटिकल का स्रावण करती हैं। क्यूटिकल का स्रावण करती हैं, क्यूटिकल का नहीं करती है, जो काइटिन का क्यूटिकल का स्रावण करती है। जो क्यूटिकल इसकी बाहरी लेयर होती है, कॉकरोच की बॉडी वॉल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसका स्रावण करती हैं, जो क्यूटिकल का स्रावण करती हैं। क्यूटिकल का स्रावण कब करती हैं, जब इसमें क्या होती है, मोल्टिंग की प्रोसेस चल रही होती है। कॉकरोच के अंदर जब त्वचा निर्मोचन की प्रक्रिया चलती है, मोल्टिंग की प्रक्रिया चलती है, तो उस टाइम क्या करती हैं, ये जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, क्यूटिकल का स्रावण करती हैं तथा मोल्टिंग के समय पाचक एंजाइमों का स्रावण करती हैं। और मोल्टिंग के समय कौन से एंजाइमों का स्रावण करती है, पाचक एंजाइमों का भी स्रावण करती है। जब त्वचा निर्मोचन की प्रक्रिया चल रही होती है तब क्या करती है, क्यूटिकल का स्रावण करती है, नए क्यूटिकल जो बनती हैं उसका स्रावण करती है तथा और किसका स्रावण करती हैं, पाचक एंजाइमों का। जो हाइपोडर्मिस होती है वो पाचक एंजाइमों का स्रावण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोडर्मिस की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, हाइपोडर्मिस के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो थर्ड लेयर होती है बॉडी वॉल की, थर्ड लेयर कौन सी हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हाइपोडर्मिस के नीचे चपटी कोशिकाओं की एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। इसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि हाइपोडर्मिस के नीचे चपटी कोशिकाओं की, इसमें पॉइंट लिखते हैं, हाइपोडर्मिस के नीचे चपटी कोशिकाओं की एक झिल्ली नुमा स्तर पाया जाता है। झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे चपटी कोशिकाओं की एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं।
ये अपन ने कॉकरोच के बॉडी वॉल के बारे में पढ़ लिया कि उसकी 3 लेयर कौन कौन सी होती है, क्यूटिकल होती है, हाइपोडर्मिस होती है और बेसमेंट लेयर होती है। अब बॉडी वॉल के बाद में अपन इसकी बात करते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। जो कॉकरोच की बॉडी कैविटी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं कॉकरोच की बॉडी कैविटी। कॉकरोच की बॉडी कैविटी। अब ये जो कॉकरोच होता है इसकी बॉडी कैविटी मतलब क्या होता है, कॉकरोच में एक बड़ी देह गुहा पाई जाती है जो वास्तविक सिलोम नहीं होती है, यानी कि सूडोसिलोम होती है, वास्तविक सिलोम नहीं होती है। कॉकरोच में एक बड़ी देह गुहा पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, कॉकरोच में एक बड़ी देह गुहा पाई जाती है। एक बड़ी देह गुहा पाई जाती है। ये जो देह गुहा होती है ये वास्तविक नहीं होती है, यह वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, यह वास्तविक देह गुहा नहीं होती है। जो वास्तविक सिलोम होती है वो नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है वास्तविक, इसको क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। कॉकरोच में जो देह गुहा होती है वो वास्तविक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वास्तविक, क्योंकि इसके चारों तरफ किसका आवरण नहीं पाया जाता है, पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसके चारों तरफ पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। यानी कि देह गुहा तो प्रेजेंट होती है, लेकिन बड़ी देह गुहा प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या नहीं पाया जाता है, पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। इसकी कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है इसमें क्या होता है, हिमोलिम्फ भरा रहता है, और इसकी बॉडी कैविटी को बोलते क्या, हिमोसील बोलते हैं। कॉकरोच की बॉडी कैविटी को हिमोसील बोलते हैं, हिमोसील कहते हैं। तथा इसमें ब्लड भरा रहता है, इनके ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तथा इसमें हीमोलिम्फ भरा रहता है, तथा इसमें हीमोलिम्फ भरा रहता है। ये जो हिमोसिल कैविटी होती है इसमें ब्लड भरा रहता है, हीमोलिम्फ भरा रहता है। इसके हिमोसिल में फैट बॉडीज भी पाई जाती हैं। ये जो हिमोसील कैविटी होती है, कॉकरोच की जो हिमोसील कैविटी होती है इसमें क्या पाई जाती हैं, फैट बॉडीज पाई जाती हैं। अब ये फैट बॉडीज क्या करती हैं, इसे कॉर्पोरा एडिपोसा भी बोलते हैं, कार्पोरा एडिपोसा। यानी कि इसमें जो फैट बॉडीज पाई जाती हैं कैसे रंग की, तो व्हाइट कलर की फैट बॉडीज पाई जाती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, कार्पोरा एडिपोसा कहते हैं, इनको कार्पोरा एडिपोसा कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इनकी हिमोसील में व्हाइट कलर की सफेद रंग की फैट बॉडीज पाई जाती हैं, फैट बॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, व्हाइट कलर की फैट बॉडीज पाई जाती हैं। इसे कॉर्पोरा एडिपोसा कहते हैं, इसे कार्पोरा एडिपोसा कहते हैं। यानी कि इनकी जो हीमोसील होती है, कॉकरोच की जो हीमोसील होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फैट बॉडीज पाई जाती हैं, जो कैसे कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, और उनको क्या बोलते हैं, कार्पोरा एडिपोसा बोलते हैं। इन बॉडीज में कोशिकाएं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है।
इन फैट बॉडीज में क्या होती है, 4 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इन बॉडीज में, इन फैट बॉडीज में 4 प्रकार की कोशिकाएं, इन फैट बॉडीज में क्या होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो सबसे पहले प्रकार की तो यूरेट सेल, या जिनको बोलते हैं नेफ्रोसाइट्स। जो सबसे पहली होती है वो होती है यूरेट सेल, या फिर जिनको बोलते हैं नेफ्रोसाइट। यूरेट सेल या नेफ्रोसाइट्स। सबसे पहले पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हैं इन फैट बॉडीज में वो होती हैं यूरेट सेल। ये क्या होती हैं? ये कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती हैं, यानी कि जो नेफ्रोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, उत्सर्जन का काम करती हैं। ये उत्सर्जन में सहायक कोशिकाएं होती हैं। जो किसका उत्सर्जन करती हैं? यह यूरिक एसिड व पोटेशियम यूरेट का संग्रहण करती हैं। किसका संग्रहण करती हैं? यूरिक एसिड और जो पोटेशियम होता है उसका संग्रहण करने का काम करती हैं, तथा यूरिक एसिड के फॉर्मेशन का भी कार्य करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि ये कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती हैं। यह कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती हैं। उत्सर्जन में सहायक होती हैं तथा ये क्या करती हैं? यूरेट का और पोटेशियम, जो यूरिक एसिड होता है, यह यूरिक एसिड व पोटेशियम यूरेट का संग्रहण करती हैं। यूरिक एसिड का तथा पोटेशियम यूरेट का संग्रह करती हैं। संग्रह करती हैं। किसका संग्रह करती हैं? पोटेशियम यूरेट का तथा यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड तथा पोटेशियम यूरेट का संग्रहण करती है तथा यूरिक एसिड का निर्माण करने का काम भी करती हैं, तथा यूरिक एसिड के फॉर्मेशन का कार्य भी करती हैं, तथा यूरिक एसिड के फॉर्मेशन का भी कार्य करती हैं। अब इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है, यानी कि ये उत्सर्जन उत्सर्जन में किस प्रकार से सहायक होती हैं? ये क्या करती हैं? यूरिक एसिड और इनका क्या कर लेती हैं? संग्रह कर लेती हैं। अब ये जो इस प्रकार का उत्सर्जन होता है इसको संचायक उत्सर्जन बोलते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को, इस प्रकार के उत्सर्जन को संचायक उत्सर्जन बोलते हैं। संचायक उत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले सेल मैंने कौन सी बताई? नेफ्रोसाइट सेल या फिर यूरेट सेल जो होती हैं उनके बारे में बताया। सेकंड जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं माइसिटोसाइट सेल। सेकंड सेल हो जाएंगी माइसिटोसाइट्स। माइसिटोसाइट जो सेकंड सेल जो होती हैं वो होती हैं माइसिटोसाइट। इनमें क्या होती है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये किसका काम क्या करते हैं? नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनाते हैं। ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रोजन से किसको क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। तो इसमें पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। इसमें सहजीवी जीवाणु होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन से, जो इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनाते हैं। जो नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनाते हैं। ये सेकंड सेल होगी माइसिटोसाइट। अब जो थर्ड सेल जो इन फैट बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं ओइनोसाइट्स। जो थर्ड सेल हो जाएंगी वो हो जाएंगी ओइनोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स होगी, माइसिटोसाइट होगी, और थर्ड कौन सी हो जाएंगी? ओइनोसाइट्स हो जाएंगी। अब ये जो ओइनोसाइट्स होती हैं ये कोशिकाएं क्या करती हैं?
मोल्टिंग के समय नई क्यूटिकल के निर्माण के लिए, मोल्टिंग के समय जब नई क्यूटिकल का निर्माण होता है, नई क्यूटिकल का निर्माण करना होता है, तो ये हेतु लिपोप्रोटीन तथा मोम का स्रावण करती हैं। यानी कि मोल्टिंग के समय जो क्यूटिकल का निर्माण करना होता है तो उसमें ये क्या करती हैं, ओइनोसाइट सेल हेल्प करती हैं। एक मैंने बताया था कि ये जो उसके अंदर हाइपोडर्मिस होती है उसके अंदर भी क्यूटिकल का स्रावण होता है। हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं भी क्या करती हैं, क्यूटिकल का स्रावण करती हैं, क्यूटिकल का निर्माण करती हैं। वैसे ही ये जो ओइनोसाइट्स जो होती हैं, ओइनोसाइट्स क्या करती हैं, जब मोल्टिंग की प्रक्रिया हो रही होती है तो नई क्यूटिकल के स्रावण के लिए क्या करती हैं, नई क्यूटिकल के निर्माण हेतु लिपोप्रोटीन तथा मोम का स्रावण करती हैं। लिपोप्रोटीन और किसका स्रावण करती हैं, मोम का स्रावण करती है। तो इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, यह कोशिकाएं मोल्टिंग के समय, इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, यह कोशिकाएं मोल्टिंग के समय, मोल्टिंग के समय नए क्यूटिकल के निर्माण हेतु, नए क्यूटिकल के निर्माण हेतु लिपोप्रोटीन तथा मोम का स्रावण करती हैं। नए क्यूटिकल के निर्माण हेतु लिपोप्रोटीन तथा मोम का स्रावण करती हैं। लिपोप्रोटीन तथा मोम का स्रावण करती हैं। ये तीसरी होगी ओइनोसाइट सेल। क्यूटिकल का स्रावण हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं भी करती हैं, लेकिन यहाँ पे ओइनोसाइट सेल भी क्या करती है, मोल्टिंग के समय नए क्यूटिकल का जब निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए किसका स्रावण करती हैं, लाइपोप्रोटीन का और मोम का स्रावण करती है, जिससे कि नई क्यूटिकल का निर्माण हो जाए। ठीक है, अब लास्ट जो सेल इन फैट बॉडीज में पाई जाती है वो होती है ट्रोफोसाइट्स सेल। फोर्थ कौन सी हो जाएंगी, ट्रोफोसाइट्स सेल। ट्रोफोसाइट्स। अब ये जो ट्रोफोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं तथा इसमें वसा का यानी कि फैट का, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन का संचय होता है। ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं, ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं, सबसे अधिक होती हैं तथा क्या करती हैं, वसा का, ग्लाइकोजन का, वसा, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन का संचय करती हैं, प्रोटीन का संचय करती हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है, फैट, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को संग्रहित करने का, संचय करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो फैट बॉडीज में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है उनके बारे में बता दिया, नेफ्रोसाइट्स के बारे में बता दिया, माइसिटोसाइट्स के बारे में पढ़ा दिया, ओइनोसाइट और ट्रोफोसाइट। ये जो होता है इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कंप्लीट होती है। तो अभी आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो इसका स्केलेटन होता है, कॉकरोच का जो कंकाल होता है उसके बारे में पढ़ा था। मैंने बताया कि बाह्य कंकाल होता है और अंतः कंकाल होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका बना होता है, काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। इसके अंदर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और कौन सी कितनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, 4 प्रकार की स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है। एक टर्गम होती है जो पृष्ठ सतह पर होती है, स्टर्नम होती है जो अधर सतह पर होती है, प्लूरोन लेयर होती है या फिर प्लूरोन प्लेट होती है, वो कौन से होते हैं, पार्श्व सतह पर प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद मैंने बताया था एंडोस्केलेटन, जो काइटिन होता है वो सिर्फ बाह्य कंकाल का ही निर्माण नहीं करता है, वो कई जगहों पर क्या होता है, अंदर की तरफ धंस जाता है और किसका निर्माण करता है, एंडोस्केलेटन का निर्माण करता है। फिर मैंने बताया था कि जो सिर का एंडोस्केलेटन होता है उसको टेंटोरियम बोलते हैं, सिर के एंडोस्केलेटन को क्या बोलते हैं, टेंटोरियम बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि कॉकरोच की जो देह भित्ति होती है, बॉडी वॉल होती है, वो किस प्रकार की होती है, 3 स्तरों की बनी होती है। 3 स्तर कौन से होते हैं, क्यूटिकल होती है, हाइपोडर्मिस होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले अपन ने बात करी थी क्यूटिकल की, सबसे पहले बात करी थी क्यूटिकल की। क्यूटिकल जो होता है सबसे बाहरी लेयर होता है और खुद भी 3 स्तरों का बना होता है। क्यूटिकल में जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो एपीक्यूटिकल होता है, देन उसके बाद में एक्सोक्यूटिकल होता है, उसके बाद में एंडोक्यूटिकल होता है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन एपीक्यूटिकल की बात करें तो एपीक्यूटिकल क्या होता है, सबसे बाहरी तथा पतला परत होता है। इसके ऊपर काइटिन की लेयर नहीं पाई जाती है, काइटिन रहित होता है।
इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, मोम की एक परत पाई जाती है जो इसे क्या बनाती है, जल अवरोधी बनाती है। मोम की परत पाई जाती है और इसके ऊपर संवेदी सूख पाए जाते हैं। ये जो संवेदी सूख होता है इनका श्रावण जो होता है कौन सी कोशिकाएं करती है, ट्राइकोजन सेल्स करती हैं। इनके ऊपर एपिक्यूटिकल के ऊपर जो संवेदी सूख पाए जाते हैं उनका श्रावण कौन करती है, ट्राइकोजन सेल्स करती हैं। उसके बाद में अपन ने बात करी थी एंडोक्यूटिकल की, मध्यवर्ती स्थल होता है और कैसा होता है, काइटिन युक्त होता है। मध्यवर्ती तथा काइटिन युक्त एक्सोक्यूटिकल की बात करी थी, जो मध्यवर्ती स्तर होता है तथा काइटिन युक्त होता है। और मैंने क्या बताया था, जो एक्सोक्यूटिकल जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मिलेलिन नामक वर्णक पाया जाता है जो क्या करते हैं, कॉकरोच को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। कॉकरोच का कलर कैसा होता है, चमकीला भूरा कलर होता है। तो वो काम कौन करता है, ये जो एक्सोक्यूटिकल के अंदर जो मिलेलिन नामक वर्णक पाए जाते हैं ये करते हैं। उसके बाद में अपन ने बात करी थी एंडोक्यूटिकल की। एंडोक्यूटिकल क्या होती है, सबसे भीतरी परत होता है और काइटिन युक्त होता है। इसमें भी कुछ मिलेनिन के वर्णक पाए जाते हैं। ये टोटल बात होगी क्यूटिकल की। सेकंड बात करी थी हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है, हाइपोडर्मिस जो होती है स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है और इनकी कुछ कोशिकाएं जो होती है ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं जो किसका स्रावण करती हैं, क्यूटिकल का स्रावण करती हैं। और मोल्टिंग के समय पाचक रसों का स्रावण भी कौन करती है, हाइपोडर्मिस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो हाइपोडर्मिस के नीचे स्थित होती है तथा एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, यानी कि जो झिल्ली नुमा ग्रंथि होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉकरोच की बॉडी कैविटी की। मैंने बताया कि कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है वो वास्तविक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। और जो कॉकरोच की बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील बोलते हैं और इसमें क्या भरा रहता है, हीमोलिम्फ भरा रहता है। अब ये जो हीमोसील होता है इसके अंदर फैट बॉडीज पाई जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्पोरा एडिपोजा बोलते हैं। और इन फैट बॉडीज के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली जो कोशिका होती है वो नेफ्रोसाइट होती हैं जो क्या करती हैं, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। जो नेफ्रोसाइट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ये क्या करती हैं, यूरिक एसिड का तथा पोटेशियम यूरेट का क्या करती हैं, संग्रहण करती हैं या फिर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करने का काम भी करती हैं। तो जिस प्रकार का उत्सर्जन ये नेफ्रोसाइट सेल करती हैं उस प्रकार के उत्सर्जन को संचायक उत्सर्जन बोलते हैं। कौन सा उत्सर्जन बोलते हैं, संचायक उत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी माइसिटोसाइट्स सेल की। जो माइसिटोसाइट्स होती हैं इनमें सहजीवी जीवाणु प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में चेंज करते हैं, अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। जो नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। थर्ड मैंने बताई थी ओइनोसाइट सेल। ओइनोसाइट सेल क्या करती है, जब मोल्टिंग हो रही होती है, कॉकरोच में मोल्टिंग की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस टाइम नए क्यूटिकल के फॉर्मेशन के लिए लिपोप्रोटीन और मोम का स्रावण करती है ताकि नए क्यूटिकल का निर्माण हो जाए। लास्ट सेल जो बताई थी वो मैंने बताई थी ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स जो होती हैं संख्या में अधिक होती हैं तथा किसका संचय करती हैं, वसा का, ग्लाइकोजन का और प्रोटीन का संचय करने का काम करती हैं। तो ये इस लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया कि कॉकरोच का स्केलेटन कैसा होता है, उसकी बॉडी वॉल जो होती है वो कैसी होती है और उसमें बॉडी कैविटी जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।